नमस्कार, मध्य प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव इंदौर के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। तो दलाल बाग में आयोजित श्री श्वेतांबर जैन महासंघ के 14वें राष्ट्रीय अधिवेशन और संत मिलन समारोह में सीएम ने भाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आचार्य विश्वरत्न महाराज से आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने संतों के त्याग और समर्पण की सराहना की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि खुले में मांस बेचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और सभी को नियमों का पालन करना होगा। इस मौके पर महासंघ के संगठन मंत्री अभय चोपड़ा ने बताया कि मुख्यमंत्री की हमेशा जैन समाज के प्रति सकारात्मक दृष्टि रही है। मुख्यमंत्री जी की हमेशा जैन समाज के प्रति अच्छी दृष्टि रही है। जैन कल्याण बोर्ड बनाया उन्होंने मध्य प्रदेश में, और जैन लोगों को पहली बार अल्पसंख्यक से अलग करके और जैन और सनातन धर्म के रूप में उन्होंने मान्यता दी है। दूसरी बात हमारा कहना है कि साधु साध्वी को विहार की असुविधा होती थी, तो विहार के लिए प्रत्येक शासकीय कार्यालय में उन्होंने विहार की अनुमति दी और विहार के लिए पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था करने की बात करी। इसके अलावा हमने जैन समाज के अधिकतम लोग जो व्यवसाय में लगे हैं, तो व्यवसाय की जटिलता में, जैसे कि किराना व्यवसाय में जटिलता से जैन समाज के बच्चे व्यवसाय छोड़ के जा रहे हैं, तो हमने मांग की है कि जो जटिल कानून है उसको सरल किया जाए, और जो सोने चांदी के मामले में जो जटिल कानून है उस कानून को भी सरल करना चाहिए। हमारे युवक जा रहे हैं। इसके अलावा हमने 12 सूत्री ज्ञापन दिया है। तो संगठन के बलबूते पर उसके अपने दायरे भी होते हैं। आग्रह करूंगा हमारे प्रतिवर्ष की तरह 13 सितंबर को देशव्यापी आयोजन के रूप में उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश के बता दें आपको कि ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और आदेश अनुसार कटनी में नेशनल लोक अदालत का आयोजन था, जिसका उद्देश्य अदालतों में लंबित पारिवारिक विवाद निपटाकर समाज से वैमनता खत्म करके समन्वय स्थापित करना, बैंक संबंधी विवाद जैसे चेक बाउंस इत्यादि के अलावा बिजली विभाग के मामले और छोटे आपराधिक मामले इत्यादि का त्वरित निदान करना है। आज का उद्देश्य है 13 सितंबर को पूरे भारतवर्ष में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, और आज जिला कटनी में भी इसका आयोजन किया जा रहा है। कुल 26 तहसीलों को सिर्फ मिला के 26 खंडपीठों का निर्माण हुआ है, और मुख्य उद्देश्य है कि आपसी राजधानी से पुराने प्रकरणों का निराकरण करना और वैमनस्यता को समाप्त करना, और फिर इसके अतिरिक्त प्री लिटिगेशन मामले, बैंक के मामले, राजस्व के मामले और विद्युत के मामलों में भी छूट दी गई है, जिसके तहत लोग उसमें लाभान्वित हो सकें। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जैसा कि कई प्रकरण न्यायालयों में लंबित हैं, उसी तारतम्य में लोक अदालत का आयोजन रखा जाता है। निश्चित रूप से बहुत सारे प्रकरण आज निराकृत होंगे, जैसे कि एनपीवी से संबंधित कई प्रकरण, कई लोगों के ऊपर प्रकरण चल रहे हैं। उन प्रकरणों का लोक अदालत के माध्यम से राजीनामा होगा। क्लेम केसेस है उनका होगा। कई क्रिमिनल केसेस छोटे चलते रहते हैं, छोटे मोटे, उनका भी लोक अदालत के माध्यम से निराकरण होता है। और जो चेक बाउंस के मामले हैं, ज्यादातर उनका भी निराकरण लोक अदालत के माध्यम से होता है। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग अध्यक्ष मुकेश नायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रदेश में नशे का बढ़ता कारोबार एक गंभीर सामाजिक और राजनीतिक समस्या बन गया है। उन्होंने नशे के इस कारोबार के पीछे बीजेपी के नेताओं पर कथित संरक्षण का आरोप लगाया और कहा, जो मध्य प्रदेश कभी अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत के लिए जाना जाता था, अब बीजेपी शासनकाल में नशे की तस्करी और खपत का गढ़ बन चुका है। नहीं, मकान तोड़ना तो उनके लिए, देखिए, दो चीजें बीजेपी के नेताओं के मुंह पर रखी रहती हैं। एक, हम एफआईआर कर देंगे, और दूसरा, हम बुलडोजर चला देंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी की दो ही चीजें चल रही हैं, एफआईआर और बुलडोजर, और ये पब्लिक को भयभीत करते रहते हैं।
देखिए, इनको कोई चिंता नहीं। आपने एक चीज देखी होगी कि बीजेपी के नेता कितनी भी उनकी बुराइयां विवस्त्र हो जाएं, पब्लिक की जानकारी में आ जाएं, उनके नेता कुछ भी बोल दें, वो कुछ भी भ्रष्टाचार कर दें, वो किसी पर कार्रवाई नहीं करते। उन्हें किसी की फिक्र है ही नहीं, उन्हें लोक लाज की चिंता है ही नहीं। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि उनके पास ईवीएम मशीन है, उनके पास नकली मतदाता है, उनके पास पैसा है, उनके पास डंडा है, उनके पास पुलिस है, उनके पास जांच एजेंसियां हैं। इंदौर के राजवाड़ा चौक पर एक अनोखा दृश्य देखने को मिला। मध्य प्रदेश की 108 नदियों के उद्गम स्थलों से एकत्रित जल से मां अहिल्या प्रतिमा का जलाभिषेक किया गया। इस अवसर पर ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने जलाभिषेक कर पूजन किया। कार्यक्रम में प्रदेश के कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। नर्मदा जी ने सिर्फ 108 नदियों में हमारे कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल जी गए थे, स्वयं वहां से जल लेकर आए और आज अहिल्या माता के अभिषेक किया उन्होंने। मेरा ख्याल है 3 महीने में उन्होंने पूरे प्रदेश में जितने उद्गम स्थल है सभी नदियों की पूजा की। एक बहुत बड़ी तपस्या थी, उनको एक बहुत बड़ा संकल्प से उन्होंने पूरा किया। इसमें उनका कहना है कि हमारे बीच में मनभेद कभी नहीं रहा है। मतभेद ये माँ नर्मदा की कृपा है। कई बार होता है कि माँ अपने भक्तों से मिलने आती है। मैं नर्मदा का परिक्रमावासी हूँ और जल गंगा अभियान के पिछले वर्ष मैंने नदियों के उद्गम पर जाना शुरू किया था। मैंने उसको नदी उद्गम मानस यात्रा का नाम दिया था। तो मेरी कल पुस्तक का विमोचन है, परिक्रमा। तब तक मेरे पास 108 नदियों के उद्गम का जल था। तो सबका ये विचार हुआ कि लोक माता अहिल्याबाई और नर्मदा का संबंध अटूट संबंध है। नवरात्र पर्व के दौरान माता टेकरी पर लाखों श्रद्धालु की संभावित भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने कमर कस ली है। श्रद्धालु की सुरक्षा, सुविधा और ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासनिक अमले की संयुक्त टीम ने शनिवार को शहर के विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया। हर साल नवरात्र में इंदौर, उज्जैन, भोपाल, शाजापुर, खंडवा, खरगोन समेत कई जिलों से लाखों भक्त मां चामुंडा और तुलजा भवानी के दर्शन करने देवास पहुंचते हैं। तो आपको बता दें कि 24 घंटे उनके दर्शन करने को मिलते हैं। जी, इसके संबंध में पूर्व में हम लोग टेकरी का भ्रमण कर चुके हैं और आज भी पूरे जो प्रशासन है, नगर निगम है, पीडब्ल्यूडी है, राजस्व के अधिकारी है, सभी के द्वारा हम जो पार्किंग के स्थल है उनको चिन्हित कर रहे हैं और क्राउड का जो एंटिसिपेशन है हमारा, उसको देखते हुए उतनी ही संख्या में हम पार्किंग की व्यवस्था भी इसमें चिन्हित कर रहे हैं ताकि लोगों को दर्शन। नवरात्रि को लेकर जैसा आप सभी जानते हैं, नवरात्रि पे भीड़ काफ़ी होती है। सप्तमी, अष्टमी, नवमी पे काफ़ी भीड़ आने के कारण हम लोगों ने आज पार्किंग स्थल चिन्हांकित किए हैं। हमारे साथ आज पुलिस प्रशासन है, नगर निगम है, पीडब्ल्यूडी है, राजस्व का अमला है। पूर्व अनुभव को दृष्टिकोण रखते हुए जैसे सप्तमी और अष्टमी और शनिवार रविवार पे काफ़ी भीड़ होने की संभावना होती है, उसको दृष्टिकोण रखते हुए हमने मोती बंगला हुआ, जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय है, उत्कृष्ट महाविद्यालय है, नवीन कलेक्ट्रेट जो बन रहा है यहाँ, इसके पीछे भी हमने जगह देखी है। तो ऐसे वैकल्पिक जो भी हमें पार्किंग के लिए स्थल है उसका चिन्हांकन हम कर रहे हैं ताकि लोगों को पार्किंग में कोई दिक्कत ना हो और दर्शन की सुलभता से। एक बड़ा क्राउड जो है इंदौर के आता है। 14 सितंबर 194 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृति मिलने के उपलक्ष्य में पूरे देश में इस दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसी संदर्भ में आपको बता दें, शासकीय महाविद्यालय मोहन बड़ौदिया के भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ के तत्वाधान में हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर एक गरिमापूर्ण आयोजन किया गया। प्राचार्य डॉक्टर एस.के. तिवारी और IQAC प्रभारी सौम्य सिंह तोमर ने मां भगवती के दर्शन किए और साथ ही इस कार्यक्रम की शुरुआत की।
और हिंदी भाषा की वर्तमान स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर अपने विचार व्यक्त किए। प्रभारी और संचालक डॉक्टर केशव शर्मा ने राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति और हिंदी के महत्व अपना उद्बोधन प्रस्तुत किया। जिले के बंधौरा स्थित महान एनर्जन लिमिटेड परियोजना परिक्षेत्र के अंतर्गत अदानी फाउंडेशन ने उत्थान कार्यक्रम के तहत सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। अदानी फाउंडेशन ने संचालित 35 लैपटॉप से लैस इस कंप्यूटर वैन में 2 IT प्रशिक्षक उपलब्ध रहेंगे। ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में कंप्यूटर शिक्षा और डिजिटल साक्षरता फैलाने के उद्देश्य से डिजाइन किया। ये कंप्यूटर वैन प्रतिदिन बधौरा स्थित पावर प्लांट के आसपास के गांव में जाकर शासकीय स्कूलों के विद्यार्थियों को कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ये अडानी फाउंडेशन का IT ऑन व्हील ये जो मुहिम आज से शुरू हो रही है, जिसमें कि मोबाइल व्हीकल में IT के टूल्स हमने रखे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि प्रोजेक्ट एरिया में लगभग 10 से 12 गांव के स्कूलों में बच्चों को खासकर एलिमेंट्री लेवल पे हम IT के बेसिक्स को क्लियर कर सकें। तो ये सैद्धांतिक रूप से बहुत अच्छी संकल्पना है। तो अदानी फाउंडेशन का ये सराहनीय कदम है। आपको बताते चले कि उत्थान कार्यक्रम का इन्होंने आयोजन किया। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस आयोजन को किया गया। तो अदानी फाउंडेशन का ये सराहनीय कदम कि जगह जगह जाके लोगों को कंप्यूटर से जुड़ी शिक्षा दी जाएगी, उन्हें जानकारी दी जाएगी, उन्हें बताया जाएगा। तो ये सराहनीय कदम अदानी फाउंडेशन की तरफ से। एक गरीब परिवार को स्कूल में अपने बच्चों के प्रवेश के लिए BPL कूपन की रसीद बनवाने के लिए पिछले 1.5 महीने से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। बता दें कि मामला अशोकनगर जिले का है, जहां पीड़ित ने आरोप लगाया है कि उसके 3 बार सरपंच और सचिव से फॉर्म भर हस्ताक्षर करवा लिए गए, लेकिन पटवारी बार बार परेशान कर रहा है। वहीं पीड़ित का कहना है कि पटवारी हर बार नया फॉर्म देने के बाद उसे फाड़कर फेंक देता है। आरोप तो ये भी लगाए गए हैं कि पटवारी ने उससे 5,000 की रिश्वत भी मांगी है। तो पीड़ित का कहना है कि उसकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब है और BPL कूपन के बिना उसका बच्चा स्कूल में दाखिला नहीं ले पा रहा। तो जब संवाददाता ने इस विषय में पटवारी प्रज्ञा जैन से बात की तो उन्होंने सभी आरोपों को खारिज कर दिया। उनका कहना है कि उनके कार्य क्षेत्र में अन्य व्रत भी चल रहे हैं, जिस कारण देरी हुई है। उन्होंने साफ कहा है, मैंने कोई रिश्वत नहीं मांगी है। परेशान हूँ मैं एडमिशन कराना इस गुड़िया का। तो BPL कार्ड के लिए मैंने आवेदन दिया था, तो मैडम को फार्म दिया था, पटवारी मैडम को सील लगा सरपंच वगैरह की। तो मैडम फार्म तहसील तक पहुंचाती नहीं है। तो फिर मैंने पूछा मैडम से कि मैम क्यों नहीं पहुंचा रहे, क्या कारण है। तो फिर दूसरा फार्म ले आना खराब हो गया। ऐसे 10-5 बार उन्होंने मंगा लिया। और इसके बाद में मैडम से बोला मैडम क्या हो रहा है, क्योंकि मैं नहीं कर पाऊंगी, अभी मुझे टाइल्स लग रहा है मेरे मकान में काम। 1 महीना हो गया सर। आया था अपने पहले 1-2 बार मेरे पास आया BPL का आवेदन लेकर। उसने मेरे से कहा कि सरपंच साहब मुझे BPL का लाभ चाहिए। तो मैंने कहा किस बाबत चाहिए था BPL? उसके बच्चों को एडमिशन वगैरह करवाने के लिए। स्कूल में क्या है, एडमिशन में क्या है, प्राइवेट स्कूलों में बहुत ज्यादा फीस लगती है ना, तो गरीब आदमी अपनी फीस दे नहीं पाता। उस चक्कर में सोचा कि थोड़ा सा सहूलियत मिल जाएगी मुझे बच्चों के लिए। तो उस हिसाब से उसने मेरे पास BPL आवेदन लेके आया। 1-2 बार पहले भी मैंने साइन किया उसके आवेदन पे। कितनी बार लगभग आपसे साइन करवाया? 3 बार साइन करवा ले गया मेरे से। अच्छा। एक आध बार फार्म गड़बड़ में भरा हो गया लगभग।
मध्य प्रदेश की खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। इंदौर की लसूड़िया पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। उन्हें पुलिस ने एक शातिर तस्कर को गिरफ्तार कर उसके पास से 9 देसी पिस्टल, 15 खाली मैगजीन और 1 मोबाइल फोन जब्त किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी इससे पहले भी हथियार तस्करी में संलिप्त हो चुका है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी कमल सिंह ठाकुर निवासी ग्राम धानी, थाना धामनोद का रहने वाला है। जैसे ही वो देवास नाका बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रहा था तो तभी पुलिस की टीम ने दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। तो ये कार्रवाई पुलिस आयुक्त संतोष सिंह और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अमित सिंह के निर्देश पर की गई। डीसीपी अमरेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में गठित विशेष टीम में एसीपी विजयनगर आदित्य पटले और थाना प्रभारी मौजूद रहे। पुलिस थाना लसूड़िया को 11 सितंबर को एक रिलायबल इंफॉर्मेशन मिली थी कि कोई एक संदिग्ध व्यक्ति है जो बस के द्वारा जा रहा है और उसके पास अवैध हथियार होने की सूचना है। उस सूचना को वेरीफाई करने के लिए एसीपी विजयनगर, थाना प्रभारी लसूड़िया की जो पूरी टीम है, उनके द्वारा जब इसको इंटरसेप्ट किया गया, बेसिकली इसको जब चेक किया गया तो जो संदिग्ध था उसका नाम कमल ठाकुर नाम का व्यक्ति मिला। जब इसकी सामान की तलाशी ली गई तो इसके एक बैग में पिस्टल्स मिली हैं। उनको जब देखा गया, चेक किया गया तो ये देसी जो पिस्टल्स होते हैं, कंट्री मेड पिस्टल्स हैं। इनकी संख्या 9 थी और ऑटोमेटिक जो मैगजीन्स होते हैं वो लगभग 15 मैगजीन्स मिले हैं। सेंधवा शहर से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 3 मुंबई आगरा हाईवे का बाईपास इस समय बदहाल स्थिति में है। खलघाट से महाराष्ट्र सीमा तक करीब 90 किलोमीटर की सड़क पर गड्ढे, कीचड़ और उखड़े पत्थरों का ऐसा राज है कि सड़क पहचानना भी मुश्किल हो गया है। कई जगहों पर तो सड़क दिखाई नहीं देगी, सिर्फ गड्ढे और मिट्टी ही नजर आएगी। इस खस्ता हालात सड़क से गुजरना वाहन चालकों के लिए चुनौती बन गया है। भारी वाहनों के फंसने से आए दिन आम जनता परेशान रहती है।
और सड़क की जर्जर स्थिति के कारण वाहन क्षतिग्रस्त भी हो रहे हैं। यात्राएं घंटों में पूरी हो रही हैं। सड़क की मरम्मत की जिम्मेदारी संभाल रही निजी कंपनी ने इस बार भारी बारिश को सड़कों की खराब स्थिति के लिए जिम्मेदार बताया। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल बारिश होती है, लेकिन इस बार हालात सबसे ज्यादा खराब हुए। बीकानेर के हैं, ये इंदौर बॉम्बे हाईवे है। इसकी वजह से खड्डे हो गए, टोल वाले प्रशासन कुछ ध्यान नहीं दे रहे इसके बाद। पूरा रोड खराब है नासिक तक, में टायर भी फट जाते हैं, पट्टे भी टूट जाते हैं, एक्सीडेंट की भी संभावना रहती है। टाइम मंडी का माल लेट भी हो जाता है, पार्टी भाड़ा भी काट लेती है। परिवार की चिंता बहुत रहती है, परिवार वाले के पास टाइम से पहुंचते नहीं है, कभी दुर्घटना हो जाती है, कभी लेट हो जाते हैं। नीलेश नाम है मेरा। कौन सा हाईवे है? ये इंदौर महाराष्ट्र हाईवे है। ये क्या सड़कों की क्या हालत है? बहुत खराब हालत है। क्या फैमिली के साथ जा रहे हैं, दुर्घटना होने की बहुत संभावना होती है। ऐसे खराब रास्ते हैं, टोल तो सारे ले रहे हैं, फिर आप टोल लो पर रास्ते भी वैसे अच्छे बनाइए। लेट हो रही है, ट्रैफिक हो रहा है, एक किलोमीटर बाद वापस स्पीड कम करना पड़ रहा है। मेरा नाम प्रहलाद सिंह मंडलोई है, मैं मेंटेनेंस का काम देखता हूँ यहाँ पे। इस बार थोड़ा अति बारिश की वजह से कुछ हिस्सों में गड्ढे हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ हम उनको भरते भी जा रहे हैं और मेंटेन भी करते जा रहे हैं। जैसे ही बारिश का काम है, मतलब ये पूरा हो जाएगा बारिश का, तो उसके बाद उसको परमानेंट सॉल्यूशन भी कर देंगे। टेम्पररी तौर पे तो मतलब कंटिन्यू हम कर ही रहे हैं। तो वही ना, हमारा मतलब बारिश में भी मेंटेनेंस चला है। बारिश के दौरान भी जैसे गड्ढों में कंटिन्यू हम कुछ न कुछ उसका सॉल्यूशन करते जा रहे हैं। जैसे हमारे पास रेडी मिक्स है, कंक्रीट और सीमेंट कंक्रीट वगैरह डाल के हमने मेंटेन किया है। बाकी बारिश कंटिन्यू होने के कारण फिर से होते हैं, फिर निकलते हैं, फिर हम भरते हैं। ये ऐसे टूटा फोड़ा है, हर दिन जाम लगता है इधर। रोड खराब है। टोल दिया आपने? वो टोल तो दिया है ना। टैक्स देने के बाद भी रोड खराब है, क्या चाहते हैं आप? उनका काम है ना, वो जो टोल वाले है उनका काम है देखभाल करना। जो 10 साल का कितना है उसका ये रहता है ना, जो रोड बनना चाहिए। रोड बनना चाहिए ना। क्या नुकसान होता है रोड नहीं खराब होने से? अरे गाड़ी का पार्ट उतरा है, कोई टायर पंचर हो रहा है ना। सीधी जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के गाड़ा बवन गांव में शुक्रवार को दर्दनाक हादसा हो गया। ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन परियोजना के तहत बनाए जा रहे निर्माणाधीन पुल के गहरे गड्ढे में डूबने से 12 वर्षीय रमन सिंह की मौत हो गई। तो घटना के बाद पूरे गांव में मातम छा गया और गुस्साए परिजनों ने शव को सिंधी अस्पताल चौक में रखकर ठेकेदार और रेलवे विभाग के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि पुल निर्माण के दौरान सुरक्षा इंतजामों की घोर अनदेखी की गई। निर्माण कार्य में गहरे गड्ढे खोदे गए, लेकिन उन्हें ढकने या सुरक्षित करने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। इसी लापरवाही की वजह से मासूम की जान गई। परिजन ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। ये कल सूचना प्राप्त होते ही पुलिस विभाग द्वारा बच्चे की मौत पे मर्ग कायम किया गया है और इसमें जो लोग भी जवाबदार हैं सभी की जवाबदारी तय करके उनपे एफआईआर। गाड़ा भवन सिंह में जो बालक की मृत्यु हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और उसमें रेलवे विभाग और ठेकेदार दोनों की प्रथम दृष्टया लापरवाही प्रकट होती है। इसके बावजूद भी क्योंकि बच्चे की मृत्यु हो चुकी है उसको वापस नहीं किया जा सकता। मृतक के परिवार के प्रति प्रशासन की घोर संवेदनाएं हैं, दुख है। इसके बावजूद प्रशासन जो भी राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) के अंतर्गत मदद कर सकता है। मध्य प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।